हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्किंग स्टडी पॉइंट पर। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो मैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत उसका चैप्टर होने वाला है। इसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपनी तरफ से मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको, जो कि आपके जब एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी और आप उस वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सकेंगे। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। जो आईडी है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपको इंट्रो से ही पता चल ही गया होगा। और इस चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से। ओके बच्चों, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट को आपके आंसर होंगे नोट्स के रूप में मैं आपको लिखवाऊँगा। और इन नोट्स में अपने इंक्लूड ज़रूर करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ओके बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है जीवाश्म क्या है। इसे जीवाश्म भी बोल देते हैं बच्चों की क्या है। तो जीवाश्म क्या है ये हम जानेंगे सबसे पहले। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं जीवाश्म क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। एक अत्यंत पुराने पौधे या जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये तो आप इस तरीके से इसका मतलब लिखेंगे, बट मैं आपको इसमें डीपली बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि बच्चे, जो एक अत्यंत पुराने मतलब लाखों सालों वर्षों तक या तो जानवर हो गए या कोई पौधे हो गए या मानव की हड्डियाँ वगैरह विशेष उन्हें बोलते हैं। ये काफ़ी समय तक किसी चट्टानों में दब जाती हैं या किसी ज़मीन में मिलती हैं दफनी हुई, है ना। तो इन्हें ही क्या बोलते हैं बच्चों, जीवाश्म बोल देते हैं। ओके बच्चों, और ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि मछली की हड्डियाँ होती हैं जो चट्टानों में दब जाती हैं। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक जब हमें वो मिलती हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस टाइम पे ये मछली भी हुआ करती थी, इनका प्रयोग करते थे। या बहुत टाइम क्या होता था कि वहाँ पे कोई अनाज वगैरह हो गया जो वो खा के छोड़ देते थे। बहुत से जो मांसाहारी थे वो क्या करते थे, मांस खाते थे। खासकर तो पहले ज़्यादातर मांसाहारी ही थे, क्योंकि वो मांस ही ज़्यादातर जंगलों में खाते थे। तो उन मांस जो वो खाते थे सारा तो खा नहीं लेते थे, हड्डियाँ जो बचती थी उनको क्या फेंक देते थे। जो फेंक देते थे तो क्या होता था, बारिश हुई या कोई आपदा आई जिस कारण से क्या होता था कि उसमें ऊपर मिट्टी लग जाती थी या पत्थर के नीचे दब जाते थे। और फिर वो जब उसमें रिसर्च की जाती थी तो उसमें पत्थर के नीचे दबे हुए मिलते थे या ज़मीनों पे मिलते थे। तो उनकी जो परछाई होती थी, एक छाप जो होती थी, चट्टानों के रूप में समा जाते थे। उन्हें ही बच्चों क्या कहते थे, जीवाश्म कहते थे। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पहला जो है जीवाश्म क्या है ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, जब एक परिभाषा लिखेंगे तो आप ये सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। परिभाषा देखो, आपने पहले पढ़ भी ली होगी। ये है, एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों वर्षों सालों वर्ष तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। सालों लाखों वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, यही क्या बन जाते हैं बच्चों, जीवाश्म बन जाते हैं। ओके बच्चों, चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला है बच्चों, प्रजाति क्या है। अब हम जानेंगे प्रजाति क्या है। तो जीवों का एक समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। ओके बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार से है बच्चों। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक जीवों का समूह होता है, जीवों जिसमें एक नर होते हैं और एक मादा होती है, मतलब मेल और फीमेल, जो कि क्या होता है मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं, आगे भी वो वही प्रजनन दोबारा कर सकते हैं। मतलब यानी इंसान
संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें समर्थ होते हैं। इसे ये क्या कहते हैं, प्रजाति। जो बच्चों आजकल भी आप देखते होगे होता होगा, जैसे कि हमारे माता पिता हुए, उसके बाद हमारे बाबा या दादाजी हुए, उसके बाद फिर अब जब हम बड़े होंगे तो हमारी मैरिड होगी, तो जिसमें नर और मादा मिलकर हम क्या करेंगे, हम भी संतान उत्पन्न करेंगे। तो ये जो कंटिन्यू चलता रहता है संतान उत्पत्ति, यानी इसे ही क्या कहते हैं, प्रजाति बोलते हैं। जैसे कि पहले हमारी पीढ़ी आई, नहीं सॉरी, पहले हमारे दादाजी की पीढ़ी आई, पापा मम्मी, उसके बाद फिर आने वाली हमारी पीढ़ी आएगी। जब हम बूढ़े होंगे तो उसके बाद हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो उनकी अलग पीढ़ी होगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है बच्चों, प्रोसेस जो है वही क्या कहलाता है, प्रजाति कहलाता है। ओके बच्चों, तो सिंपल भाषा में आप इसको इस प्रकार लिख के आएंगे, जीवों का एक समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर सकते हैं, मतलब संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ये उनमें ग्रंथियां समर्थ होती हैं, मतलब इस काम के लिए वो समर्थ होते हैं कि आगे वो अपनी प्रजातियों को बढ़ा सके। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि प्रजाति क्या है। बहुत बार पूछ लेते हैं बच्चों, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। बच्चों मानव जैसा जो प्राणी का उद्भव हुआ था, ये 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पे हुआ था। कि 56 लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें हम कह सकते थे कि वो क्या है, मानव जैसे हैं। ओके बच्चों, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें, ये पूछ लेते हैं बहुत बार 1 नंबर में। तो ओके, आज का मानव कितने वर्ष पुराना है। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव भी कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। तो बच्चों हम बोल सकते हैं, कोई हमसे पूछे कि आज का जो मानव है ये कितने साल पुराना है, ये कब पैदा हुआ, तो हम इसे किस प्रकार बोलेंगे कि जो आज का मानव है, जिसे क्या हुआ आधुनिक मानव भी कहते हैं, ये 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। बच्चों क्वेश्चन मैंने इस वजह से ये आधुनिक लिखा हुआ है कि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं पेपरों में। वो उसमें क्या पूछ लेते हैं, आज का मानव की जगह वो ये पूछ लेते हैं कि आधुनिक मानव कितने वर्ष साल पुराना है और ये पैदा कब हुआ, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो उसमें तुम कैसे बताओगे, तो तुम ऐसे बताओगे जो आधुनिक मानव है ये 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ या उद्भव हुआ, एक ही बात है। ओके बच्चों, तो चलते हैं अगले की तरफ। स्तनपायी प्राणी क्या है। बच्चों ये बहुत बार पूछ लेते हैं, ये प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। ओके बच्चों, तो ये कुछ शामिल है इसमें, और ये प्राइमेट के उपसमूह होते हैं। ओके बच्चों, और इसके आगे हम उदाहरण भी बताएंगे। तो उसमें उदाहरण क्या है, तो इसमें उदाहरण के लिए जैसे शरीर पर इनके क्या होते हैं, बाल होते हैं, और बच्चा पैदा होने से पहले बच्चे लंबे समय तक अपने माता के गर्भाशय में रहता है। ओके बच्चों, और इसकी क्या पहचान होती है कि माताएं इन्हें क्या, इनके ग्रंथियां होती हैं दूध पिलाने की। ओके, इनके उदाहरण हैं कुछ, और जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कौन से प्राणी स्तनपायी प्राणी है और ये प्राइमेट में आ जाते हैं। तो इनके उदाहरण कुछ ये है, इसमें बानर और लंगूर शामिल हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इनमें क्या होता है कि जो माताएं होती हैं इनकी, ये बच्चे पैदा होने से पहले लंबे समय तक अपने माता के गर्भाशय में रहते हैं। ओके, या गर्भ में रहते हैं। और ये माताओं में क्या होता है, बच्चों को दूध पिलाने की ग्रंथियाँ होती हैं। ये स्तनपायी प्राणी के उदाहरण हैं। होमिनिड और क्या है, होमिनाइड। तो हम इन्हें एक एक करके बच्चों पढ़ेंगे। ये दोनों ही प्रजातियां हैं, इन दोनों की ही अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे होमिनिड। होमिनिड, तो फर्स्ट इनकी विशेषता क्या थी, इनका मस्तिष्क बड़ा होता था। ओके बच्चों, और सेकंड इनकी विशेषता क्या थी, ये 2 पैरों पर चलते थे। और थर्ड इनकी विशेषता थी, उनके हाथ विशेष किस्म के थे जिनकी सहायता से वह औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। और 4 नंबर का है लास्ट, इनके शरीर पर बाल होते थे। बच्चों एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं इन दोनों को याद करने की। आप एक याद कर लीजिए, होमिनिड। होमिनिड अगर आप याद कर लेंगे, होमोनाइड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि होमिनिड ही होमोनाइड का उल्टा है।
ओके बच्चों, अब जैसे मैं आपको अभी होमिनाइट बताऊंगा ना, तो देखना आसानी से आपको होमिनाइट याद हो जाएगा। बस आप ये होमिनिट याद रखें कि इनका मस्तिष्क बड़ा होता है, ये 2 पैरों पे चलते हैं और इनके हाथ जो होते हैं ना वो विशेष किस्म के होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, औजार बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो लास्ट 4 नंबर का, इनके शरीर पर क्या थे, बाल होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। होमिनाइट, होमिनाइट इनका मस्तिष्क छोटा होता था। उधर क्या था बच्चों, होमिनिड में उनका मस्तिष्क बड़ा होता था, इनका मस्तिष्क छोटा होता था होमिनाइट। और यह 4 पैरों पर चलते थे और होमिनिड 2 पैरों पर चलते थे। और इनके हाथ जो थे ना वो पैरों के पास थे, जिनके कारण ये ना तो औजार बना सकते थे और ना ही उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और इनके शरीर पर बाल नहीं होते थे। तो बच्चों देखा, होमिनिड और होमिनाइड कितने अच्छे से आपको जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, मतलब कि उल्टा है। ओके बच्चों, अब हम जानेंगे पंचब्लेड तकनीक। ये 5 प्रकार की कुछ तकनीकें होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले आपको फर्स्ट दिख रही होगी, एक बड़े पत्थर के ऊपर सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता था। बच्चों ये देखो, जो फर्स्ट में आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, ये एक ताज इसमें लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से होता था पत्थर के, जिसमें एक हथौड़े से सहायता से घिस घिस के हटाया जाता है इसकी सहायता से। और जो सेकंड है वो क्या है, इसमें एक चपटी सतह तैयार की जाती थी, जिससे प्रहार मंच यानी घन बनाया जाता था। जो बच्चों ये दूसरे नंबर की जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाई दे रही होगी कि क्या करते हैं ये, कि घन की सहायता से चपटा बना देते हैं, चपटा, जिससे कि क्या कर सके, वो इसे घन जैसा बना सके, प्रहार मंच बना सके। ओके बच्चों, और इसके जो तीसरा जानने के लिए चलते हैं अगले पेज पे। तीसरी टेक्निक में देखो बच्चों क्या होता था, फिर इस पट्टी पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता था, मतलब किसी पे वार किया जाता था। ओके बच्चों, और जो 4th नंबर की टेक्निक है उसमें क्या कहते हैं, इससे धारदार पट्टी बना जाती थी, धारदार मतलब पट्टी बन जाती थी, और इसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसे कैसे करते थे बच्चों, चाकू की तरह इस्तेमाल करते थे, या उसके एक तरफ की छेनियाँ से ऐसी बन जाती थी, या क्या होता था उसे एक तरीके की वो छेनियाँ बन जाती थी। बच्चों आजकल भी छेनी आती है ना, वो छेनी उन्होंने पहले ही इस प्रकार की छेनी बना दी थी। कब, ये लगभग 1,60,000 वर्ष पहले ही। ओके बच्चों, उससे भी पहले ये हथौड़ी बना दी। तो ये कुछ अपनी पंच तकनीक है। और 5वीं जो तकनीक है उसको जानने के लिए चलते हैं अगले पेज पे। 5वीं तकनीक में हड्डियों पर नक्काशी का नमूना, इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए। ओके बच्चों, तो ये कुछ दिखाए गए हैं। इस पिक्चर को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप बच्चों अच्छी तरीके से देख पाओगे और इसे जान पाओगे। तो मैं इसे एक बार आपको दोबारा से पंच तकनीक को पूरी तरीके से समझाता हूँ, इस पिक्चर को जूम करके। ओके बच्चों, ये मैं जूम करके आपको पिक्चर दिखाई है, इसमें आपको 5 प्रकार की तकनीकें दिखाई दे रही होंगी, का, खा, गा और घा और डा। ओके बच्चों, तो का को देखिए, का को उसमें क्या दिखाया गया है कि एक बड़ा सा पत्थर ले रखा है, एक बड़ा सा पत्थर, और ऊपर के सिरे को नीचे से हथौड़े की सहायता से हटाया जा रहा है। ये जो बच्चों इनके हाथ में वो दिख रहा है आपको, ये पत्थर सा, इसकी सहायता से ये क्या कर रहे हैं, हथौड़े से उसे हटा रहे हैं, जिससे कि वो क्या, ऊपर की जो तरफ है वो नुकीला हो सके। ओके बच्चों, और जो खा है उसमें देखिए, उसमें क्या कर रहे हैं, इसके एक चपटे सतह, जो ऊपर की जो चपटी सतह है उसे तैयार बना रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मंच यानी घन। इससे एक प्रकार का ये घन बना देंगे, जिससे कि प्रहार ये कर सकें। ओके बच्चों, और जो तीसरे नंबर पे आपको गा है, ये छेनी हथौड़े की सहायता से या हड्डियों की सींग से ये क्या कर रहे हैं, हथौड़े को प्रहार लायक बना रहे हैं, मतलब उसे नुकीला चपटा कर करके उसे वैसा बना रहे हैं कि जिससे कि वो क्या कर सके, अच्छा खासा किसी प्रहार कर सके, जिससे कि ये शिकार वगैरह कर सकें। उसके बाद अगला इसमें देखो, उसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें धारदार पट्टी बन रखी है ना, जिसे चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये जो चौथे नंबर का है, इसमें इसे धारदार ऐसी पट्टी बना देते थे, जिसमें इसे या तो चाकू की तरह इस्तेमाल कर देते थे, या उसे एक सतह की छेनी की तरह बनाते थे। 2 प्रकार से यूज़ कर सकते थे, इस हिसाब से चपटा कर देते थे, इस हिसाब से नुकीला कर देते थे कि इसे या तो चाकू की तरह इस्तेमाल कर लें, या तो फिर छेनिया की तरह इसे इस्तेमाल कर लें। और जो दूसरा 5वें नंबर पे बच्चों फोटो देखो, आपको लास्ट वाले में दिख रही होगी, एक हड्डी जैसी है,
एक हड्डी पर इन्होंने नक्काशी के नमूने बना रखे हैं, इस पर अंकित कर रखे हैं, मतलब जानवरों के बहुत सारे चित्र बना रखे हैं इस हड्डी पे। आप ध्यान से देखो तो शायद आपको दिखेगी कि इसमें बहुत ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह बना रखी हैं। और अगर आपको इसमें भी नहीं दिखती तो आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखा रखा है, आप उस पर जाके भी देख सकते हो। मैंने बच्चों इसमें आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि वहाँ पे जो पंच तकनीक होती थी ये किस प्रकार से होती थी, इस प्रकार से अपने शिकार को कैसे आसान बना लेते थे। उस हिसाब से इन्होंने क्या करा, उस हिसाब से इन्होंने पंच तकनीक अपनी बनाई थी, पत्थर की सहायता से, हड्डियों की सहायता से, और इससे इस प्रकार से छेनी, भाला, चाकू जैसे औजार बना लिए थे। ओके बच्चों, तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब हम जानेंगे होमो क्या है। हम जाने होमो क्या है। तो होमो क्या होता है बच्चों? होमो जो है एक वो लैटिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी या स्त्री या पुरुष, इसमें दोनों शामिल हैं। ओके बच्चों, तो आपको होमो पता चल गया क्या है। होमो के कितने भाग होते हैं? तो होमो के बच्चों 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? होमो हैबिलिस्ट, होमो इरेक्टस और होमो सैपियन। ये बच्चों जो तीनों भाग हैं, इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। तो होमो हैबिलिस्ट जो सबसे पहला है, इनकी क्या विशेषता है? ये औजार बनाने वाले थे, इन्होंने क्या औजार बना लिए थे। और होमो इरेक्टस जो दूसरे नंबर के है, इन्हें सीधे होकर पैरों के बल चल सकते थे। अब ये सीधे होकर पैरों के बल चल सकते थे तो बहुत सारे काम भी कर लेते थे इसी कारण। और जो लास्ट में है होमो सैपियन, इन्हें सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति जो है वो कहा जाता है। इनमें क्या था? ये प्रतिज्ञा या चिंतनशील मानव थे। ओके बच्चों, इनमें इतना दिमाग आ गया था कि ये सोचने की शक्ति आ गई थी। और बच्चों अगर ये भी है कि आज का मानव अगर पूछें कि ये कौन सा है इनमें से, तो आज का मानव जो है वो तीसरे वालों में से है, होमो सैपियंस। ओके बच्चों, तो ये तीनों ये प्रजातियां हैं जो आपसे पूछ लेते हैं बहुत बार कि होमो क्या है। तो होमो एक लैटिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ आदमी या पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है इसमें। और होमो के कितने भाग होते हैं? तो होमो के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होमो हैबिलिस्ट, होमो इरेक्टस और होमो सैपियन। अब इनकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। तो पहले जो होमो की विशेषता है होमो हैबिलिस्ट की, औजार बनाने वाले, ये क्या थे? औजार बना लेते थे। और होमो इरेक्टस उसके बाद फिर विकसित हुए जो दूसरे नंबर के, वो क्या थे? वो सीधे 2 पैरों पर खड़े हो जाते थे, मतलब पैरों के बल चलते थे। जब ये पैरों के बल चलते थे तो ये क्या करते थे कि पेड़ों पे चढ़ जाते थे, फल फूल तोड़ लेते थे, शिकार कर लेते थे। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद और विकसित हुआ, कुछ सालों वर्षों बाद, तो होमो सैपियन की प्रजाति आई। इन प्रजाति में एक अलग सा क्या पाया गया? दिमाग पाया गया। इनके अंदर सोचने की शक्ति पाई गई। इसलिए इन प्रजातियों को चिंतनशील मनुष्य भी कहा गया। किस लिए कहा गया? क्योंकि इनमें क्या हो गया था? अच्छा बुरा सोचने बर्ताव की शक्ति इन्हें पता चल गई थी। जैसे कि आग के सामने से अगर हम जैसे आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ये सोचने की शक्ति इनके पास आ चुकी थी, तब ये पूरी तरीके से मनुष्य बन चुके थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आज का आधुनिक मानव है ये कौन सी प्रजाति का है? तो ये है होमो सैपियन का। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको होमो जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो चलो चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों इसमें क्या बताया गया है? अपजनन। अपजनन से क्या तात्पर्य है? त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करके इस्तेमाल करना। इसमें बच्चों क्या होता था कि जैसे दूसरे प्राणी ने कोई भी चीज़ मनुष्य ने खाई, है ना, जैसे मांस खाया और उसने थोड़ा बहुत मांस खाया, बाकी का मांस वहीं पे छोड़ दिया। अब बाकी का मांस वहीं पे छोड़ दिया तो क्या हुआ? उसको इन्होंने दोबारा से खाया, उसको जो थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी थी उसको सफाई की और उसका उसी को खा लिया। इसी वजह से इसको क्या क्या त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करके उसका इस्तेमाल करना। अगला है बच्चों रसदखोरी। अब रसदखोरी क्या थी बच्चों? इससे नाम से ही आपको याद आ रहा होगा, रसदखोरी से तात्पर्य है भोजन की तलाश ना करना, मतलब आलसपन दिखाना। इसमें ये क्या करते थे? ये भोजन की तलाश नहीं करते थे। इन्हें जो रास्ते में पड़ गया, मिल गया, जैसा उल्टा सीधा मिला, इन्होंने क्या करा? खा लिया। कुल मिला के ये इन्हें काम नहीं करना होता था, रसदखोरी करनी थी। तो रसदखोरी का शब्द यही होगा इसका कि ये भोजन की तलाश नहीं करते थे। ये जो ऊपर वाला बच्चों मैंने समझाया था ना, अपचरण वाला,
ये अफमा जनन, वो सेम बिल्कुल बच्चों वैसा ही है, बट दो अलग अलग शब्द दिए गए। उसमें क्या था, वो त्यागी हुई वस्तु का कोई इस्तेमाल करते थे सफाई पाई करके। ये क्या करते हैं, इन्हें भी ऐसे ही कोई भी त्यागी हुई वस्तु मिल गई, उसको ही इन्होंने खा लिया, खुद से इन्हें कोई काम नहीं करना। तो बच्चों इसका मतलब इस यही होगा। उसके बाद बच्चों एक और शब्द आता है कि होमिनिड भाषा। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि होमिनिड जो भाषा थी वो कैसी थी। तो जो होमिनिड भाषा थी वो थी हाव भाव, हाथ हिलाना शामिल था। इसमें क्या था बच्चों, जो पहले जब होमिनिड भाषा थी उस टाइम पे ये कैसे बातें करते थे, तो ये बातें करते थे जैसे कि इसमें होता था हाव भाव से, या इन्होंने हाथ हिला दिया, इसमें ये शामिल था। उसके बाद जो अगला है वो है स्वतंत्र विकास, है ना। स्वतंत्र विकास कब हुआ, ये इसकी डेट पूछ लेते हैं बहुत बार कि स्वतंत्र विकास कब हुआ। तो स्वतंत्र का विकास कब हुआ, ये हमारा हुआ था 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले ही हुआ था। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है। तो अल्टामीरा गुफा मैं आपको बता दूँ स्पेन में स्थित है। और इसमें क्या था, यह एक लेडी थी मार्सिलिनो सेंजी दी सोंत्रो, उसने, उसकी बेटी थी मारिया, हमें मारिया नाम याद रखना, उसकी बेटी थी मारिया के द्वारा नवंबर 1879 में एक बैल का चित्र दिखाया गया था। ये जो अल्टामीरा गुफा थी जो कि स्पेन में स्थित है, मारिया नाम की एक लड़की के द्वारा इसमें उसने एक चित्र देखा था नवंबर 1879 में। किस चीज़ का चित्र था, तो बच्चों वहाँ पे अंदर गुफा में बैल का चित्र बना हुआ था। जो शायद आपको ये जो मैं चित्र दिखाया इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये गुफा है, पत्थर है, पत्थर में जो नक्काशी कर रखी है वो किस चीज़ की कर रखी है, वो बैल का एक चित्र बना रखा है। तो बच्चों मोस्टली अल्टामीरा गुफा में यही था। जहाँ तक अगर आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है, तो आप बता देना स्पेन में। और इसमें क्या खास बात थी, तो इसमें बता देना मारिया नाम द्वारा एक लड़की थी जिसने नवंबर 1879 में एक बैल का चित्र उस गुफा में देखा था। ओके बच्चों, अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला आपका ये होगा, वे कौन कौन से कारक हैं जो आदि मानव इतिहास को जानने में सहायक हैं। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो आदिवासी के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि पहले ये चीज़ होती थी। तो इसमें बच्चों एक चीज़ देख लो, हमें कैसे पता चल सकती है, या तो कोई चीज़ हमें वहाँ से मिले, है ना, या कोई स्रोत वहाँ से मिल जाए, या कोई चित्रकारी मिल जाए, इस तरीके से ही तो हमें मिलती है कि जानकारी। तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से सहायक मिलते हैं। मतलब सहायता मिलती है या सहायक मिलते, दोनों ही एक चीज़ है। तो अच्छा कोई भी चीज़ है, मैंने बताया था जीवाश्म जो सबसे पहले ही टॉपिक था उसमें बताया था मैंने। उसके बाद पत्थर के औजार मिल जाते हैं बहुत बार खुदाई के टाइम पे, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इस टाइम पे इन औजारों का क्या होता था, इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद गुफाओं में चित्रकारी मिल जाती थी, जैसे बैल का चित्र मिला था अल्टामीरा गुफा में, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे चित्रकारी भी होती थी। तो इस प्रकार से चित्रकारियों की खोजों से हमें एक प्रकार से सहायता मिलती है अपना इतिहास जानने में। अब बच्चों आप भी देखो, अब ये इतिहास है जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, ये किस बेस पे पढ़ रहे हो। जो हिस्ट्री पुरानी चीज़ें हुई हैं उनकी जानकारी हमें कैसे मिल रही है, हम देख तो नहीं रहे वो, उनकी जानकारी हमें कैसे मिल रही है, स्रोत से मिल रही है। जैसे कोई भी खुदाई में चीज़ें निकल गई, उन सब से तो हमें पता चल रहा है। ओके बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि ऑन दी ओरिजिनल ऑफ स्पीच पुस्तक किसके द्वारा प्रसारित की गई, वह इसमें क्या दलीलें दी गई थी। मतलब ये पुस्तक थी नाम की, तो इसमें क्या क्या दलीलें दी गई थी, ये किसने प्रसारित की। तो इसमें बहुत बार पूछ लेते। तो ये पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, तो चार्ल्स डेविस द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, है ना। इस पुस्तक का नाम क्या था, ऑन दी ओरिजिनल ऑफ स्पीच। ये कब लिखी गई थी, इसकी डेट है 24 नवंबर सन 1859 को प्रसारित की गई, मतलब दी गई। इसमें दलीलें क्या दी गई थी, इसमें दलीलें दी गई थी मानव का विकास जानवरों से हुआ है। लॉजिक सी बात है बच्चों, जो हमने अभी पहले शुरुआत से पढ़ा है, होमो सैपियन, होमोनिड, ये होमो के भाग पढ़े थे, ये सब क्या थे, प्रजातियां जानवरों की ही तो थी, बंदरों की प्रजातियां थी, है ना। इन्हीं से तो हमारा विकास हुआ है। तो इस पुस्तक में यही लिखा गया है कि जानवरों से ही हमारा विकास हुआ है। मानव का विकास किससे हुआ है, जानवरों से हुआ है। और जानवरों से ही कृम होकर ही विकसित होकर
अपने वर्तमान रूप में आए हैं। तो बच्चों पहले आपने देखा था कि पहले जानवर क्या थे कि वो 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे उनका क्या हुआ कि वो 2 पैरों पे चलने लग गए, है ना, 2 पैरों पे चलने लग गए। फिर अगले जो आए वो उन्होंने औजार वगैरह बनाने लग गए। फिर जो आए चिंतनशील मानव आए। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसानों का पूरी तरीके से विकास हो गया और एक विकसित इंसान के रूप में प्रजातियां बन गई, जो कि आज देखी जाती हैं। बट इनका उद्भव कहाँ से हुआ? तो इनका उद्भव जानवरों में हुआ, और ये पुस्तक में यही लिखा गया था। और इस पुस्तक में आप खाली जो आपका क्या बोलते हैं, ये पुस्तक के लेखक का नाम याद कर लेना और डेट याद कर लेना बस। और बाकी तो आपको इस पूरे चैप्टर में याद ही है कि इंसानों का उद्भव कैसे हुआ, जानवरों से हुआ। तो ये आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद जो अगला बच्चों क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि आदिकालीन मानव वंश किस तरह से भोजन ग्रहण करते थे। अब जो आदिकालीन मतलब पुराने समय में जो मानव थे वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते थे। तो ये इसमें 5 प्रकार दिए गए हैं। तो 5 प्रकार वो कुछ इस प्रकार से संग्रहण करके या शिकार करके, मछली पकड़ना, अपजनन या रसदखोरी। ओके बच्चों, ये 5 प्रकार थे ना, जिसमें से संग्रहण करना क्या होता था, ये इकट्ठा करते थे खाने को। जैसे कि इन्होंने पहले सारे मिलके ग्रुप में खाने को इकट्ठा कर लिया, फिर अपने फैमिली में लेके आए और मिल बांट के खाते थे। दूसरा क्या था, शिकार जिसमें एक घर का मुखिया होता था, वो का बाहर जाता था और शिकार करके लाता था, पूरी फैमिली को खिलाता था। उसके बाद अगला क्या है, मछली पकड़ना। तालाब से मछली पकड़ लेते थे, उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। ये अपजनन जो मैंने बताया था, अपमाजनक जो बोलते हैं, जिसमें क्या था कि त्यागी हुई चीज़ों की सफाई करके खाना। ओके बच्चों, और एक जो लास्ट में रसदखोरी, इसके नीचे मैंने बताया था, ये क्या करते थे, ये बिल्कुल इसी की तरह अपोजिट है कि ये भी काम नहीं करते थे, इन्हें जो मिल गया ये उसी प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। ओके बच्चों, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद अगला जो था वो क्या था, पुराविवाद। ये क्या है पुराविवाद, ये क्या है? तो ये बच्चों एक प्रकार से वैज्ञानिक होते हैं जो कि इतिहास का अध्ययन करते हैं। ये शब्द पूरे चैप्टर में बहुत बार आएगा। तो इसका मतलब क्या होता था वो मैं आपको बताता हूँ। यह वह वैज्ञानिक हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करते हैं। मतलब खुदाई में जो भी चीज़ें इन्हें मिलती हैं उसके अध्ययन से ये पता करते हैं कि, जैसे कि बच्चों उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि खुदाई के टाइम पे वहाँ से कोई चित्रकारी मिल गई या कोई पट्टिका मिल गई, या उसमें क्या बोलते हैं कि कोई मछली का कांटा मिल गया, तो इससे ये अनुमान लगाते थे ये वैज्ञानिक कि वहाँ पे मछलियाँ होती थी, वहाँ के लोग ये चीज़ें खाते थे, ऐसे संग्रहण करते थे या ऐसे रहते थे। ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? इसी स्रोत से मिलती है। और ये इन सब स्रोतों के जो वैज्ञानिक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्या होते हैं, ये भी बहुत बार आ जाता है, क्योंकि बच्चों मैंने जितने भी क्वेश्चन ये बुक में से पढ़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आप ये ना समझे कि ये बड़ी वीडियो हो रही है, वीडियो बच्चों बड़ी तो होगी, बट सारे ही क्वेश्चन क्या है कि इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो अगला है आधुनिक मानव का उद्भव के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, है ना। जो आधुनिक मानव बच्चों, जो आज का मानव है, इसका उद्भव के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो यह क्षेत्रीय निरंतर मंडल सिद्धांत और दूसरा है प्रतिस्थापन मंडल सिद्धांत। अब इनका बच्चों एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्षेत्रीय निरंतर मंडल है, ये क्या है? अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। इसमें क्या था बच्चों की क्षेत्रीय वाले में कि अलग अलग क्षेत्रों में मानव की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और प्रतिस्थापन मंडल में क्या था, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहाँ से विभिन्न इलाकों में फैले। देखना बच्चों, ये दोनों में एक बार समझने की कोशिश करना। पहले वाले में क्या बताया है कि अनेक स्थानों में, इनके अलग अलग स्थानों में मानव का उत्पत्ति हुई, है ना, क्षेत्रीय वाले में। और जो प्रतिस्थापन में क्या हुआ, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ, वहाँ से वो भिन्न इलाकों में गए। ओके बच्चों, दोनों को थोड़ा अलग अलग से है, कन्फ्यूज़न वाला है, तो जानने की थोड़ी समझने की कोशिश करना। ओके, अगला जो आता है हिमयुग का प्रारंभ। जो हिमयुग का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? और बच्चों मैं आपको बता दूं, हिम मतलब होती है बर्फ़। ओके बच्चों, तो हिमयुग का प्रारंभ हुआ था लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था। अब जो हिमयुग था, हिम मतलब बर्फ़ हुआ था, इसका युग चालू
25 लाख वर्ष पहले हुआ था। ये 1 नंबर में बच्चों तो इतना ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछते। अगला जो आप शिकारी संग्रक समाज, अब बच्चों ये क्या था, तो यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाए जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना। विनिमय का मतलब बच्चों इसमें ये होता है जैसे कि कोई वस्तु को देना और उसके बदले में दूसरी वस्तु का लेना, ये विनिमय कहलाता है। ओके बच्चों, और व्यापार करते थे। ये पूरी तरीके से जो शिकारी संग्रक समाज थे, ये शिकार पर ही निर्भर नहीं थे, ये क्या थे, ये साथों साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे रहते थे, मतलब आर्थिक कामों में भी लगे रहते थे। उनमें 2 प्रकार के काम इन्होंने बताए, एक तो विनिमय और दूसरा व्यापार। व्यापार बच्चों किसी भी चीज़ का हो सकता है कि ये शिकार करते थे उसका ही व्यापार कर सकते हैं, या पशुपालन वगैरह कर सकते हैं। और जो विनिमय है, इसमें क्या होता था बच्चों, विनिमय में मैंने अभी आपको बताया था कि एक चीज़ को देकर दूसरी चीज़ का लेना विनिमय कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हिमयुग का अंत, बच्चों हिमयुग अभी मैंने पीछे ही आपको पढ़ाया था कि हिमयुग का प्रारंभ जो कि कब हुआ था, लगभग 25 लाख वर्ष पहले। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हिमयुग का अंत कब हुआ। अब हिमयुग का अंत लगभग 13,000 साल पहले हुआ था, 13,000 साल पहले हुआ था। और जब हिमयुग का अंत हुआ तो इसमें क्या हुआ, मानव क्रियाकलापों में अधिक परिवर्तन आया। अधिक परिवर्तन क्या आया बच्चों, जैसे कि अब वो खेती करना शुरू कर दी उन्होंने और पशुपालन करना शुरू कर दिया। अब ये किस कारण हुआ कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। अब जब हिमयुग का अंत मतलब बर्फ पिघलेगी, अब जब बर्फ पिघली तो क्या हुआ, पानी हुआ, पानी सूखा, तो वहाँ पे जमीन की परत बन गई, सतह बन गई, जिसमें लोग बाग रहने लग गए, ठहरने लग गए। जब ठहरने लग गए तो उन्होंने क्या क्या खेती करनी शुरू कर दी वहाँ पे। अब जब खेती करनी शुरू कर दी उसके बाद कुछ टाइम बाद पशुपालन चालू कर दिया, तो लोग बाग एक तरीके के बसने लग गए, जो कि किस कारण हुआ, हिमयुग के अंत के कारण। ओके बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 5 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आग की खोज ने आदि मानव के जीवन में कैसे प्रभावित किया। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आग की खोज जब हुई थी तो सबसे पहले आरंभ में पता है क्या हुआ था कि जो आदि मानव था ये आग से डरता था, परंतु जब उसने स्वयं आग लगाना सीख लिया तब क्या हुआ, उसका जीवन बदल गया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और उसे बहुत ज़्यादा फायदे भी मिले। तो मैंने कुछ फ़ायदे लिखे हैं। तो जो पहला फ़ायदा था उनका क्या था, उसने बढ़िया औजार बनाए खाना पकाने तथा अपने आप को सर्दी से बचने के लिए अंग का प्रयोग किया, सॉरी आग का प्रयोग किया, है ना, अंग नहीं है बच्चों ये आग है, तो आग का प्रयोग किया। अब आप देखना बच्चों एक चीज़ कि उसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि उसने बढ़िया औजार बनाए, क्योंकि औजार पहले क्या थे कि आग नहीं थे, अब वो आग में जला के अच्छे से औजार बना सकते थे। खाना पकाने लग गए, वो पहले कच्चा खाना खाते थे, अब पका हुआ खाना खाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, अपने आप को सर्दी से बचाने लग गए, क्योंकि आग में क्या होती है, तपन सी होती है, तो इससे वो प्रयोग करने लग गए आग के पास बैठ के, जो सर्दियों से वो बचने लग गए। उसके बाद अगला दूसरा क्या है, उसे यह भी पता चल गया कि आग में पके हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। ऐसे बर्तनों में जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल मतलब होता है जो तरीदार पदार्थ होते हैं, तेल वाले तरल पदार्थ उन्हें बोलते हैं। जैसे कोई भी पानी वाली चीज़ को हम तरल पदार्थ बोल सकते हैं। तो तरल पदार्थ का संग्रहण भी किया जा सकता है। संग्रहण का मतलब मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया था, इकट्ठा करना, तो संग्रहण कर सकते थे वो आसानी से। उसके लिए भोजन व जल का संग्रहण करना आसान हो गया। अब आदि मानव जो थे उनके लिए खाना संग्रहण करना आसान हो गया। अब जब मर्जी वो पानी पी सकते हैं, जब मर्जी वो खाना खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पहले ही संग्रहण करके रख लिया है। अब जो तीसरा है वो क्या है कि आग ने ही मनुष्य की कला को भी विकसित किया और प्रभावित किया। अब ये कैसे किया कि वह रात के समय में गुफा में आग के प्रकाश के कारण ही गुफा में दीवारों पे जंगली जानवरों के चित्र बना सकते थे। अब वो क्या थे बच्चों की, रात को जब वो सारे लोग बैठते थे तो बहुत से चित्रकारी अपना विकसित करते मतलब विकास करते थे, चित्रकारी प्रैक्टिस कर सकते थे। कुल मिला के कैसे कर सकते थे बच्चों की, जैसे जो आग है उसके प्रकाश से ही गुफाओं में जो दीवारें होती थी उनमें चित्र बनाते, तो चित्र ये कैसे बनाते थे बच्चों, जंगली जानवरों के चित्र बनाते थे। ओके, जब ये आपने देखा कि खुदाई के टाइम पे या गुफाओं में देखे तो बहुत सारे चित्र पाए गए, तो वो चित्र ऐसे ही पाए गए हैं। और अगला क्या था, आग की सहायता से वे अब रात के समय सोते समय जंगली जानवरों से ही सहायता मिलती थी उन्हें
कैसे कि पहले क्या होता था कि जंगली जानवर कोई भी उन पे आक्रमण कर सकता था, उनको नुकसान पहुंचा सकता था। बट अब क्या हुआ कि वो आग को अपने पास रख के सो जाते थे, जिससे कि क्या जंगली जो जानवर होते थे उनके पास नहीं आते थे, जिससे उन्हें क्या हुआ कि जानवरों से ही बचने में सहायता मिल गई। ओके बच्चों, अगला जो है सिलाई वाली सुई का आविष्कार का महत्व। अब जो सिलाई वाली सुई है इसका आविष्कार जब आदि मानव ने किया तो इसका महत्व इन्हें क्या मिला, तो इसके सुई का जो आविष्कार हुआ था ये लगभग मानव ने 21,000 वर्ष पहले कर दिया था आविष्कार। ओके बच्चों, जो सुई होती है उसका निडल का। और ये सुई बच्चों किस चीज़ की बनी होती थी, तो ये सुई जो बनी होती थी मछली के कांटों से बनाई होती थी सुई। ओके बच्चों, अब ये सुई जो थी, अब ये सुई का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया, तो जो पशु होती थी, पशुओं की खाल होती थी उसको उतार के इन्होंने अपने लिए वस्तु बनाए, वस्तु कपड़े बना लिए पहनने के लिए सुई की सहायता से, जो मछली के कांटों की सुई होती थी। ओके बच्चों, तो आपको आशा करता हूँ कि सारे जो इतने भी मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं ना तो अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करो, जब आपके एग्जाम होंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छी सहायता मिलेगी। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। बच्चों वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर के साथ आपके साथ। जब तक के लिए बच्चों बाय बाय।